पिछले वीडियो में हमने मोनेरा जगत है वो पढ़ा था। मोनेरा जगत है उसमें जीवाणुओं को सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। और इस जगत की प्रमुख विशेषता ही पढ़ी थी कि इनके अंदर जो जीव आते हैं वो सूक्ष्म जीव होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। इनमें प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिका पाई जाती है, ठीक है। ये स्वपोषी और परपोषी दोनों प्रकार के होते हैं। फिर इनके अंदर जो जीवाणु पाए जाते हैं उनको हमने दो भागों में बांटा था, आधा बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। आधा बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था कि ये अलग अलग आवासों में गर्म झरने हैं, लवणीय क्षेत्र है, ठीक है। ऐसे कठिन आवासों में ये पाए जाते हैं, ठीक है। ये विशिष्ट प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। इनके बाहर कोशिका भित्ति की संरचना है वो अन्य बैक्टीरिया से अलग होती है, जो कि इन बैक्टीरिया को जो कठिन आवास है उनमें रहने के लिए प्रतिकूल जो अनुकूल है वो बनाते हैं, ठीक है। अब अपनी जो अगली हेडिंग है वो है यू बैक्टीरिया। यानी बैक्टीरिया दो प्रकार के पढ़े थे हमने, आधा बैक्टीरिया और दूसरे का नाम क्या है, यू बैक्टीरिया। यानी हम अगली हेडिंग लगानी है अपन को यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, ठीक है। इनको वास्तविक बैक्टीरिया भी कहा जाता है, इनको वास्तविक बैक्टीरिया या जीवाणु, ठीक है। इनको वास्तविक बैक्टीरिया या जीवाणु भी कहा जाता है। तो वास्तविक बैक्टीरिया या जीवाणु भी हमें कहते हैं, ठीक है। इनकी खासियत क्या होती है कि ये भी वैसे होंगे तो प्रोकैरियोटिक ही, ये भी क्या होंगे, प्रोकैरियोटिक, लेकिन इनके बाहर की ओर एक कठोर कोशिका भित्ति और कुछ कसाब पाए जाते हैं। अब कसाब क्या होते हैं वो समझते हैं, देखो पहले लिख लेते हैं। इनको वास्तविक जीवाणु भी कहते हैं। इनके बाहर की ओर, इनके बाहर की ओर कठोर कोशिका भित्ति, कठोर कोशिका भित्ति तथा कठोर कोशिका भित्ति तथा कसाब, ठीक है। कसाब इंग्लिश में बोलते हैं इस शब्द को फ्लैजिला। बाहर की ओर कठोर कोशिका भित्ति तथा कसाब पाए जाते हैं, पाए जाते हैं, ठीक है। अब ये फ्लैजिला या कसाब क्या होता है, और कोशिका भित्ति है ये क्या होती है ये समझ लो। हमने पहले पढ़ा था कि जितने भी जीव है उन सभी जीवों का निर्माण है वो कोशिका से होता है, ठीक है। जीवों का निर्माण किससे होता है, कोशिका से। कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनके कोशिका के बाहर एक झिल्ली और पाई जाती है, ठीक है, जिसे बोलते हैं कोशिका भित्ति। अधिकतर कोशिका भित्ति है वो पादपों के अंदर पाई जाती है, लेकिन जीवाणुओं में भी कोशिका भित्ति है वो पाई जाती है, ठीक है। अब आते हैं कसाब या फ्लैजिला। कसाब है वो बैक्टीरिया के अंदर गमन अंग होते हैं। गमन अंग यानी चलने के काम में आने वाले अंग होते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने कुछ उदाहरण पढ़ते हैं, हम जैसे आपने यूग्लिना नाम का जीव सुना होगा, यूग्लिना, ठीक है। ऐसी चाबुक जैसी संरचना पाई जाती है इसके अंदर। एक पैरामीशियम, और ये जी हो गया अमीबा। यूग्लिना, पैरामीशियम, अमीबा। वैसे तो ये तीनों जीव है ना
वो आते हैं प्रोटोजोआ के अंदर। ठीक है, प्रोटोजोआ जो अगला वाला टॉपिक है, इसके बाद का हम जो पढ़ेंगे प्रोटिस्टा जगत, उसके अंदर आएंगे ये। ठीक है, इसके अंदर केवल आपको थोड़ा सा सिंपल यही समझा रहा हूँ कि ये फ्लैजिला या कसाब है वो क्या होते हैं। ठीक है, एक जीवाणु है, जीवाणुओं का भी अगर हम डायग्राम बनाए तो जीवाणु है, उसके बाहर की ओर तो इस प्रकार से संरचना हो जाएगी जीवाणुओं की। ठीक है, ये कोशिका, इस कोशिका के बाहर एक कठोर कोशिका भित्ति है वो पाई जाएगी, कठोर क्या पाई जाएगी, कोशिका भित्ति। और इसके अंदर से इस प्रकार से जो फ्लैजिला है, क्या चीज़ है, फ्लैजिला, कसाभिकाएं बोलते हैं जिनको, वो पाई जाएंगी। जो केंद्रक है इनका वो अल्प विकसित प्रकार का होगा। ठीक है, ये है जीवाणु की संरचना, इसकी जीवाणु की। ठीक है, इनके जो बाहरी खोल होता है, ये आवरण है, इसको कैप्सूल नाम से बोला जाता है। क्या बाहरी आवरण को क्या बोलते हैं, कैप्सूल, कैप्सूल। ये है फ्लैजिला या कसाब, ये जो संरचना बनाई है इसका नाम है फ्लैजिला, इसका नाम है फ्लैजिला। ठीक है, ये कैप्सूल हो गया। अब देखो अंदर की ओर जितनी भी कोशिकाएं हैं उन सभी कोशिकाओं में सबसे बाहर की ओर जो झिल्ली होती है, उस झिल्ली का नाम होता है कोशिका झिल्ली। कोई भी जीव हो, जीव की कोई भी कोशिका हो, कोशिका के बाहर की ओर जो झिल्ली पाई जाती है उस झिल्ली का नाम हमेशा देंगे कोशिका झिल्ली। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर जो केंद्रक है वो अल्प विकसित प्रकार का होता है। केंद्रक में जितना भी जो पदार्थ है वो पदार्थ है वो उसके अंदर, ये कोशिका द्रव्य है, इस कोशिका द्रव्य के अंदर ही मिक्स रहता है। ठीक है, इस पदार्थ को इसके अंदर बोला जाता है न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड। इस पदार्थ का नाम क्या हो गया, न्यूक्लियोइड। सब ये कोशिका भित्ति हो गई। ठीक है, तो ये है जीवाणु की कोशिका। अब इसके ऊपर की ओर देखो, ये संरचना ये पढ़ रहे हैं हम, फ्लैजिला, जो लंबी संरचना होती है चाबुक जैसी, जो चलने की गमन के काम में आती है, उसको बोलते हैं फ्लैजिला। प्रोटोजोआ संघ के अंदर है ना, ये बहुतायत से देखने को मिलती है। जैसे कि ये युगलिना, युगलिना के अंदर एक बड़ी संरचना पाई जाती है। जो बड़ी संरचना होगी गमनांग के लिए उसका नाम होगा फ्लैजिला। ठीक है, अगर छोटी छोटी संरचनाएं होंगी जो चारों तरफ पाई जाती है, बॉडी के चारों तरफ छोटी छोटी ऐसी संरचनाएं पाई जा रही है, तो इन छोटी छोटी संरचनाओं को बोला जाता है सीलिया। ठीक है, इनका नाम होता है सीलिया। छोटी छोटी ये भी गमनांग है और फ्लैजिला भी गमनांग है। फ्लैजिला क्या है, बड़ी संरचना है और एक या दो यानी निश्चित संख्या में पाई जाती है। सीलिया बहुत सारी पाई जाती हैं। सीलिया क्या पाई जाती है, बहुत सारे, चारों तरफ पाई जाती है, छोटी छोटी संरचना होती है, इसको बोलते हैं सीलिया। ठीक है, अमीबा जैसे जीव है, इनके अंदर ऐसी संरचनाएं हैं, गमनांग है वो नहीं पाई जाती है। इनके अंदर जो संरचनाएं पाई जाती है उसको बोलते हैं कूटपाद। इनके अंदर जो संरचना होती है उसका नाम होता है कूटपाद। ठीक है, तो ये समझाने के लिए बताया था कि जो फ्लैजिला है वो क्या होती है। ठीक है, सामान्य इसके यूबैक्टीरिया, इसके सामान्य लक्षण पढ़ रहे थे हम। तो सामान्य लक्षण में हमने क्या पढ़ा कि ये वास्तविक बैक्टीरिया होती है, इनके बाहर की ओर कोशिका भित्ति, कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है और इनके अंदर कसाब है वो पाए जाते हैं। ठीक है, कुछ यूबैक्टीरिया है, ये वास्तविक बैक्टीरिया है, वास्तविक जीवाणु है। ठीक है, कुछ जीवाणुओं के अंदर, इनके अंदर प्रकाश संश्लेषी वर्णक है क्लोरोफिल, वो भी पाया जाता है। ठीक है, तो कुछ जीवाणुओं में क्लोरोफिल पाया जाता है तथा ये स्वपोषी होते हैं। ठीक है, क्लोरोफिल का मतलब
जैसे पादपों की कोशिकाओं में पाया जाता है हरित लवक या क्लोरोफिल बोलते हैं, जिसकी सहायता से वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन खुद बना लेते हैं। ठीक है, यानी वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनको स्वपोषी कहते हैं। तो कुछ जीवाणु भी ऐसे हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उनके अंदर भी क्लोरोफिल पाया जाता है। तो ऐसे जीवाणु हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, उसका एक उदाहरण हो जाएगा साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम नील हरित शैवाल भी कहते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण क्या हो गया? साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, या फिर इसको क्या बोलते हैं? नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल। ठीक है, नाम आया है शैवाल, लेकिन ये शैवाल नहीं है, ये क्या है? बैक्टीरिया है। एक शैवाल नहीं है, ये क्या है? बैक्टीरिया। ठीक है, अब देखो इसके अलावा जो यू बैक्टीरिया है, इसके कुछ बैक्टीरिया इस प्रकार के होते हैं कि वो पर्यावरण के अंदर नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य भी करते हैं। ठीक है, यानी कुछ बैक्टीरिया है, कुछ बैक्टीरिया या जीवाणु, ठीक है, कुछ बैक्टीरिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण कुछ बैक्टीरिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य भी करते हैं, ठीक है, जैसे इसका उदाहरण हो जाएगा, जैसे नोस्टोक एनाबीना, नोस्टोक एनाबीना। ठीक है, ये जो जीवाणु है नोस्टोक एनाबीना, ठीक है, ये पर्यावरण के अंदर उपस्थित जो नाइट्रोजन है, उस नाइट्रोजन को नाइट्राइट और नाइट्रेट में बदलने का काम करते हैं। ठीक है, पर्यावरण में उपस्थित नाइट्रोजन है, उस नाइट्रोजन को नाइट्राइट और नाइट्रेट में बदलने का काम करते हैं, जिससे वो पेड़ पौधे हैं वो उनका उपयोग कर लेते हैं और एक नाइट्रोजन चक्र का हिस्सा बन जाते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसे कहते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण का अर्थ होता है कि जो पर्यावरण में नाइट्रोजन है, ठीक है, सबसे ज़्यादा हमारे वायुमंडल के अंदर नाइट्रोजन गैस ही पाई जाती है, लेकिन इस नाइट्रोजन गैस का उपयोग हम सीधे रूप में नहीं कर सकते हैं। इस नाइट्रोजन को उसके उत्पादों में, जैसे नाइट्राइट है, नाइट्रेट है, अमोनिया है, इसके अंदर बदला जाता है। तो नाइट्रोजन को इसके उत्पादों में बदलना ही नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। और नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य है वो कुछ बैक्टीरिया है वो भी करते हैं। ये बैक्टीरिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य किस प्रकार करते हैं? ठीक है, इन बैक्टीरियाओं के जो बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं, इनके अंदर एक विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती है। उस कोशिका को हेटेरोसिस्ट कोशिका कहते हैं। उस कोशिका को क्या बोलते हैं? हेटेरोसिस्ट कोशिका। और इस हेटेरोसिस्ट कोशिका के द्वारा ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। ठीक है, तो आगे क्या लिखना है? इन बैक्टीरिया में हेटेरोसिस्ट नामक जोसिस्ट नाम की विशेष कोशिका होती है। विशेष कोशिका होती है। ठीक है, यही कोशिका है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने के कार्य में सहायक होती है।
इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया ऐसे होती हैं जो रसायन संश्लेषी होते हैं। रसायन संश्लेषी का अर्थ होता है वो विभिन्न प्रकार के रसायनों के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया क्या होते हैं, रसायन संश्लेषी होते हैं। कुछ बैक्टीरिया रसायन संश्लेषी होते हैं। कुछ बैक्टीरिया है वो क्या होते हैं, रसायन संश्लेषी। ठीक है, विभिन्न प्रकार के रसायनों के द्वारा अपना भोजन है वो बना लेते हैं। ठीक है, इसलिए इनको रसायन संश्लेषी कहते हैं। ये क्या करते हैं, उन रसायनों से ऑक्सीकरण से जो ऊर्जा मुक्त होती है, उस मुक्त ऊर्जा का उपयोग है वो अपने खाद्य पदार्थों के रूप में करते हैं। जैसे कि इसके उदाहरण, कुछ बैक्टीरिया रसायन संश्लेषी होते हैं। उदाहरण है इसके, जैसे बोला जाता है को सल्फर जीवाणु। सल्फर जीवाणु रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया का उदाहरण क्या हो गया, सल्फर जीवाणु। ठीक है, सल्फर जीवाणु क्या करते हैं, ये हाइड्रोजन सल्फाइड और सल्फर के ऑक्सीकरण से जो ऊर्जा मुक्त होती है उसका उपयोग करते हैं। ठीक है, इसके अलावा नाइट्रिकारी जीवाणु पहला हो गया सल्फर जीवाणु, दूसरा है नाइट्रिकारी जीवाणु। नाइट्रिकारी जीवाणु है वो अमोनिया के ऑक्सीकरण से मुक्त हुई ऊर्जा का उपयोग करते हैं। नाइट्रिकारी जीवाणु क्या करते हैं, अमोनिया के ऑक्सीकरण से मुक्त हुई ऊर्जा का उपयोग करते हैं। ठीक है, और लोहे जीवाणु है ये फेरस में ऑक्सीकरण से मुक्त हुई ऊर्जा का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये हो गए बैक्टीरिया। अब है आगे देखते हैं। कुछ जीवाणु है वो परपोषी होते हैं। परपोषी जीवाणु, कुछ जीवाणु क्या होते हैं, परपोषी का अर्थ होता है ये अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। परपोषी जीवाणु का अर्थ क्या हो गया, ये अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। यानी वे जीवाणु जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, उन जीवाणुओं को परपोषी जीवाणु कहा जाता है। अब परपोषी जीवाणु हैं वो भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। ठीक है, परपोषी जीवाणु भी क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के। जैसे इसके अंदर सबसे पहला आता है मृतजीवी जीवाणु। मृतजीवी जीवाणु का अर्थ होता है कि ऐसे जीवाणु जो सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ऐसे जीवाणु जो सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इससे जीवाणु जो सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, मृतजीवी जीवाणु कहलाते हैं। ठीक है, दूसरे प्रकार के जीवाणु हैं परपोषी में अंदर, वो आते हैं सहजीवी जीवाणु। देखो, सह का मतलब साथ साथ, जीवी का मतलब जीव। यानी जब कोई भी जीव है वो आपस में साथ साथ रहकर अपना भोजन है वो प्राप्त करते हैं, और आपस में साथ साथ रहने पर दोनों को ही
दोनों को ही क्या होता है, फायदा होता है। ऐसे जीवों को कहते हैं सहजीवी जीव। और सहजीवी जीवाणु हैं। सहजीवी जीवाणु क्या होते हैं कि वे जीवाणु जो पोषण के लिए दूसरे जीव के साथ सहजीवी संबंध बनाकर रहते हैं। वे जीवाणु जो पोषण के लिए दूसरे जीवों के साथ सहजीवी संबंध बनाकर रहते हैं, ठीक है, जिससे दोनों को लाभ होता है। यानी वे जीवाणु जो पोषण के लिए वे जीवाणु जो पोषण के लिए दूसरे जीवों के साथ सहजीवी संबंध बनाकर रहते हैं। जो दूसरे जीवों के साथ सहजीवी संबंध बनाकर रहते हैं, सहजीवी जीवाणु कहलाते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण हो जाएगा जो फलीदार पादप है, उनकी जड़ों के अंदर एक जीवाणु पाया जाता है जिसका नाम होता है राइजोबियम। ठीक है, फलीदार पादपों की जड़ों में राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। कौन सा जीवाणु? राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। ठीक है, यह राइजोबियम जीवाणु है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य भी करता है। बदले में ये पादपों को नाइट्रोजन के उत्पाद है वो प्राप्त देगा और बदले में पादपों से अपना भोजन है वो ग्रहण करेगा। यानी पादप और जीवाणु, इन दोनों के बीच में एक सहजीवी संबंध हो गया। ठीक है, अब लास्ट प्रकार के जीवाणु हैं उनको बोलते हैं परजीवी जीवाणु। परजीवी जीवाणु अंतिम प्रकार के जीवाणु हैं। इन जीवाणुओं का नाम है परजीवी जीवाणु। परजीवी जीवाणु है, देखो, परजीवी, पर का मतलब होता है दूसरा जीव, यानी वे जीव जो दूसरे जीव से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। परपोषी के समान ही हो गए, लेकिन ये दूसरे जीव को हानि पहुंचाते हैं। ये क्या करते हैं? दूसरे जीव को हानि पहुंचाते हैं। ठीक है, ये दूसरे जीवों से परजीवी क्या करते हैं? ये दूसरे जीवों से पोषण प्राप्त करते हैं। ये जीवों के अंदर या बाहर परजीवी के रूप में रहते हैं। ये जीवों के अंदर या बाहर परजीवी के रूप में रहते हैं और जीवों को हानि पहुंचाते हैं। ठीक है, जीवों से पोषण प्राप्त करेंगे और उनको हानि पहुंचाएंगे।